जय हिंद दोस्तों। लोग कहते हैं बेटियां मार दोगे तो बहू कहां से लाओगे, और मैं कहता हूं कि इस भारत देश का किसान मार दोगे तो फिर अनाज कहां से लाओगे। समझने और सोचने वाली बात है। आज मैं आप सबको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता हूं। इस धरती पर एक महान देश हुआ करता था जिसे भारत देश कहते थे। वह देश एक सोने की चिड़िया था और ये देश गाँव में बसता था और इसे कृषि प्रधान देश कहते थे। पूरे देश में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिणी तक एक भी आदमी भिखारी नहीं था, एक भी आदमी कर्जायत नहीं था। पूरा देश अन्न धन से भरा हुआ होता था। हर किसान के पास भरपूर मात्रा में धन होता था और सोना और चांदी होता था। किसानों की खेतीबाड़ी पर एक भी रुपया खर्च नहीं आता था, क्योंकि बीज उनके घर का होता था और खाद और पेस्टिसाइड एक भी रुपए की डालने की जरूरत नहीं थी। ऐसा भारत देश था और जिसमें ऊंटों और बैलों से खेती की जुताई होती थी और 100% खेत में जो उत्पादन होता था वो सारे का सारा किसान के घर बचता था। इससे किसानों के घरों में उस पैसे से सोना खरीद लेते थे या फिर जमीनें खरीदते थे। लग्जरी लाइफ उनकी नहीं थी। सीधा रहना, सीधा खाना, साफ कहनी, सुखी रहनी, ये उनका लोगो था। और हराम के माल पर उनकी कभी निगाह नहीं थी। हराम का माल हमारे लिए मिट्टी समान है, ये हमारे किसान लोग कहते थे। हर घर परिवार के अंदर 15-15, 20-20 सदस्य होते थे और वे सभी खेती बाड़ी के कामों में अपने खेत में पूरा हाथ बंटाते थे, सारे घर के सदस्य। उस समय कोई भी किसान कर्जायत नहीं था, अपितु हर किसान के पास भरपूर मात्रा में धन, सोना और चांदी हुआ करती थी। हर घर परिवार में एक बुखारी होती थी। बुखारी यानी अनाज संग्रह करने का गोदाम। ये बुखारियां प्रत्येक घर में होती थी और इन बुखारियों का जो स्टॉक था वो 10 वर्ष का स्टॉक हुआ करता। 10-10 सालों के लिए इसमें स्टॉक व्यवस्थित ढंग से रख सकते थे। इस भारत देश के किसान परिवारों के घर वो सभी सुख सुविधाएं थी जो किसी भी नौकर चाकर या राजा महाराजे के भी नहीं। सातों सुख गांव में होते थे। सातों सुख किसान परिवारों और गांव के लोगों के पास हुआ करते थे। कोई भी आदमी, किसानों के बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। बेटा बेटी, बेटा हो चाहे बेटी, किसी भी स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ते थे। अगर एक आध घर में कोई बच्चा पढ़ लेता तो वो सरकारी नौकरी नहीं लगता था, और अगर भूलवश से कोई सरकारी नौकरी लग भी जाता तो महीने 2 महीने बाद में वो नौकरी से त्याग पत्र दे करके, इस्तीफा दे करके वापिस अपने घर आ जाता था। जब सरकारी नौकरी छोड़कर वापिस अपने घर आकर खेतों में वो काम करने लगता था तो इसका मतलब साफ था कि जो सुख, शांति, समृद्धि और अमीरी उसके खेत खलियानों में है वो उस सरकारी नौकरी में नहीं थी। इसीलिए वो सरकारी नौकरी छोड़ करके आ जाते। आपके हर गांव में, आप अपने अपने गांव में देख लेना कि बहुत सारे लोग आज से 35-40 साल या 45 साल पहले सरकारी नौकरियां उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने वहां से छोड़ करके आ गए। कुछ से लोग वहां लगे हुए रह गए, बाकी बहुत लगभग 90% लोगों ने नौकरी पसंद नहीं करी थी। उस समय ये कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट नौकरी भीख निदान है, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। उस समय भारत देश में खेती सबसे उत्तम थी, व्यापार मध्यम था और नौकरी सबसे निकृष्ट मानी जाती थी, सबसे नीची मानी जाती थी। और इस भारत देश के किसानों की खुद की बहुत सारी डेडलाइनें थी, उस पर वो अमल करते थे और उन डेडलाइनों पर वो अडिग रहते थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो उससे हटते नहीं थे। उन्हीं डेडलाइनों के कारण भारत देश के उन किसानों का भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया के देशों में अपराजित झंडा लहराता था। वो उन डेडलाइनों का जब तक पालन करते रहे, भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत, धनी और कामयाब देश था। और दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट हमारे देश भारत से ही हुआ करते थे। जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए वे सिर्फ भारत के थे और यहाँ का धर्म था सनातन धर्म। उसके बाद में जो धर्म बने हैं, चाहे ईसाई हो, किसी को 2500 साल हुए हैं, किसी को 3000 साल हुए हैं, किसी को 300 साल हुए हैं, वो सारे धर्म बाद में इन्हीं द्वारा बनाए गए हैं। जो ओरिजिनल धर्म था, जो इस सृष्टि के संचालन के साथ ही शुरू हुआ था, वो केवल मात्र सनातन धर्म था जो 100% सत्य पर आधारित था। और जो 100% सत्य पर आधारित था तो सत्य सदा जीतता रहा था और सत्य सदा कामयाब और सफल रहा। तो वो हमारे किसान परिवार थे, वो अपनी बनाई डेडलाइनों पर पूरी मजबूती पर खड़े रहे थे। उस समय तक वो सारे किसान कामयाबी की बुलंदियां छूते थे। उन डेडलाइनों में ये था कि भारत देश में दूध और पूत बेचने की वस्तुएं नहीं थी। यहाँ दूध और पूत बेचे नहीं जाते थे, ये बेचने की चीजें नहीं थी। अगर घर में ज्यादा दूध है
उत्पादन ज्यादा हो रहा है और किसी जरूरतमंद को गांव में दूध की कमी है तो वो दूध अपने घर का दूध उन परिवारों को दे दिया करते थे जो जरूरतमंद है, और एक भी पैसा उसके बदले में नहीं लेते थे कि दूध कोई बेचने की वस्तु थोड़ी है। दूध और पूत यहाँ बेचे नहीं जाते थे। गाँव में किसी विवाह शादियों में और मरने करने पर पूरे गाँव के लोग अपने अपने घरों से दूध की बाल्टियां लेकर के जहाँ समारोह होता था, जहाँ प्रोग्राम होता था, उन घरों में खुद ब खुद लेकर के जाते थे और वहाँ पर कोई दूध मोल लेने की व्यवस्था नहीं थी। और उन विवाह शादियों या मरने करने पर जो मिठाइयाँ बनती थी वो 100% शुद्ध बनती थी, क्योंकि घर का दूध होता था तो 100% शुद्ध होती थी और पूरा गांव उसमें निमंत्रित होता था। खर्चा कोई लगता नहीं था, सभी लोग 100% शुद्ध मिठाइयाँ खाते थे और सभी हष्ट पुष्ट। इस देश में कोई बीमार नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था, बीमारियों के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं थी। उस समय भारत देश के किसानों के और भारत देश के सभी कौम के सदस्यों के चेहरों पर एक नूर हुआ करता था, एक चमक हुआ करती थी और उनके मुंह मंडल पर एक आभा हुआ करती थी, एक आंखों में चमक हुआ करती थी। वो लोग संजीदा थे, वो लोग जीवित थे, वो एक जिंदा इंसान थे और वो स्वस्थ और निरोगी थे, कोई भी बीमार नहीं होता था। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती तो उनके रसोई घर से ही वो सारे के सारे ठीक हो जाया करते। ऐसा था मेरा भारत और ऐसी थी उसकी डेडलाइन। पूरा भारत देश गाँव में बसता था और गाँव में इस भारत देश की आत्मा बसती थी जो आज भी बस रही है। पूरा गाँव एक घर के समान था। गाँव में किसी भी परिवार के अगर दुख पीड़ा या तकलीफ आ जाती तो पूरा गांव उस घर परिवार के साथ खड़ा नजर आता था, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, वो सारे कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े होते थे। अलग अलग बिरादरियों के अलग अलग काम हुआ करते थे। लुहार लोहे का काम करता था, कुम्हार मिट्टी का काम करता था, किसान खेती का काम करते थे। पूरा गाँव एक घर की तरह होता था, पूरा गाँव एक घर की तरह चलता था। काम अलग अलग थे, अपने अपने वो काम करते थे और सभी सुखी और अमीर और स्वस्थ थे। ना कोई हारी बीमारी थी, ना कोई कर्जा वर्जा था। इस तरह से पूरे गांव की व्यवस्था थी, वो बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद में इस देश में तुर्कों और मुगलों का आगमन हुआ। उन्होंने उनके पढ़े लिखे विदेशी लोगों ने यहाँ आकर के सर्वे किया, देखा तो यहाँ भारत जैसा धनवान देश दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आया। मुगलों ने यहाँ आक्रमण करके और यहाँ इस देश को कब्जे में कर लिया। कुछ एक लोग आए थे, जैसे 15-20 हजार लोग आए होंगे और यहाँ की आबादी 25-30 करोड़ थी, लेकिन वे 15-20 हजार लोगों ने एक व्यवस्थित ढंग से लालच दे करके लोगों को अपनी तरफ खींचा था, अपने तरफ झुकाव करवा लिया, अपने साथ शामिल कर लिया। भी भारत को हम लूटेंगे, उसमें आपको भी कुछ मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी उनके द्वारा। मुगलों ने 200-250 साल तक हमारे ऊपर राज किया, देश को खूब लूटा। फिर उसके बाद में कुछ अंग्रेज आए जिन्होंने पहली जो कंपनी थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कलकत्ता में लगाई थी और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके और पूरे देश पर मुगलों को वो देते थे पूरी सर्वे करके कि भारत देश को लंबे समय तक कब्जा करने के लिए या उनको काबू रखने के लिए हम आपको यहाँ की सर्वे करके दे सकते हैं अगर आप कहो तो। मुगलों ने अंग्रेजों को, कुछ अंग्रेज लड़के आए हुए थे, बस अंग्रेज लड़कों को ये पावर दे दी कि आप सर्वे करो। उन्होंने हमारे गाँव में पूरे देश में भ्रमण करके ये देखा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है, क्योंकि गुरुकुलों में पढ़ते थे और वहाँ पढ़ते थे वो बच्चे उच्च चरित्रवान थे, एक नंबर के चरित्रवान और राष्ट्रभक्त थे। तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसे नष्ट करने से ही भारत देश पर हम लंबे समय तक राज कर सकते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद में उन्होंने कृषि व्यवसाय को सबसे ज्यादा मजबूत देखा। भी यहाँ जो धन दौलत का भंडार है वो भारत देश में ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ की भूमि में बिना खर्चे के बहुत अनाज होता है जो विदेशों में भेज करके अकूत धन ये लोग कमा रहे हैं, जिससे इनके घरों में प्रत्येक घर में सोना चांदी के भंडार भरे पड़े हैं। तो दूसरा उन्होंने किया, कृषि व्यवसाय को खत्म करने के लिए कानून कायदे बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारे भारत को पूरी जांच पड़ताल करके एक एक चीज देख करके और उन लोगों ने हमारे बीच में बैठे हमारे साथियों को जो बिकाऊ माल थे, जो हमारे अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जो बिकाऊ लोग थे, जो पैसे के लिए अपना जमीर बेचने वाले लोग थे, जो अपने पैसे के लिए अपना देश बेचने के लिए तैयार थे, उन लोगों को पैसे का प्रलोभन दिया, जिनमें कुछ राजा शामिल हो गए, कुछ स्वतंत्र लोग, लोकल लोग शामिल हो गए। उनको CIDयां देते,
और इस देश पर उन्होंने पूर्ण तरह से कब्जा कर लिया और ये देश बहुत लंबी गुलामी, बहुत लंबे समय तक ये देश गुलाम रहा और वो गुलामी पूरे भारत के जनमानस में धीरे धीरे इन्होंने बिठाने की कोशिश की। इस तरह की इनकी व्यवस्था रही थी। और अब भी जब देश आजाद हो गया तो ध्यान करने वाली बात यह है कि देश का प्रत्येक नेता अमीर है। भारत देश का प्रत्येक नेता, किसी भी नेता की फाइल उठा लो, वो प्रत्येक नेता करोड़पति से ज्यादा है। वो करोड़पति है, पूरे संसाधन है उसके पास पूरे साधन है। इस देश की आवाम, जो पूरी आवाम है, वो गरीब है, कमजोर है, तंग और तंगहाल है, बेबस और लाचार है। ये लोग देश आजाद होने के बाद में इस देश को हमारे नेताओं ने खूब डट कर लूटा है और लूट रहे हैं। और हमारे जो आम नागरिक हैं, हमारी जो आम जनता है, उन्हें 2-2 2.5 रुपए में खरीद करके अपने लिए वोट डलवा लेते हैं, उनके लिए शराब उपलब्ध करवा लेते हैं। कानून कायदे भी इस तरह से बनाते हैं जिसमें नेता लोग बचते रहें और आम आदमी उसमें उन कानून कायदों की बलि चढ़ जाए। तो इस तरह की व्यवस्था बना रखी है जो आज भी कायम है। भाई भाइयों को आपस में लड़ाने की इनके पास बड़ी जबरदस्त विद्या है। परिवारों को आपस में तोड़ दिया, एडवर्टाइजमेंट कर करके, टीवी पर दिखा करके इन लोगों ने परिवारों को एकल परिवार बना दिया जो संयुक्त परिवार थे। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार है नहीं। हकीकत में छोटा परिवार दुखों का घर है। जब हमारे संयुक्त परिवार में हमारे 100 साल के दादा थे, हमारे उस दादा का बेटा होता था 80 साल का और उस 80 साल के दादा के बेटा होता था 60 साल का और 60 साल के दादा के बेटा होता था 40 साल का और 40 साल के दादा के बेटा होता था 20 साल का और 20 साल के बेटे के छोटा शिशु जो 1-2 साल का होता है वो होता था। और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जब दादा की झोलियों में जाता, दादा के हाथों में खेलता, वो 100 साल के दादा के हाथों में, तो उसको 5-6 पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त होता था कि जीवन में इस तरह से करने से नुकसान होता है और ऐसे करने से फायदा होता है। उस छोटे से बच्चे को ही वो शिक्षित करने लग जाते थे और धीरे धीरे वो बच्चा किसी से मार नहीं खाता था। इन्होंने वो संयुक्त परिवार तोड़ करके सिंगल परिवार कर दिए और सिंगल परिवारों में जब बच्चा शादी करते ही अलग हो जाता है अपने घर से, तो 2 मियाँ बीबी होते हैं, फिर उनके बच्चा हो जाता है, तो बच्चे के लिए उन्होंने टेलीविजन और मोबाइल जैसी व्यवस्था बना दी ताकि वो उसे देखता रहे। और जब वो देखता रहे मोबाइल और टीवी, तो मोबाइल और टीवी उसके बाप और दादा होते हैं और जो वो सिखाते हैं वही सीखता जाता है। हम उनके असली माँ बाप नहीं रहते और ना वो हमारी कोई बात मानता। इस तरह से परिवारों का नाश होता गया है। और इस धरा पर, इस भारत की भूमि पर बहन बेटियों की कमाई खाना हमारे किसान परिवारों में गुनाह था। ये डेडलाइन थी कि बहन बेटियों की कमाई नहीं खाएंगे, उन्हें नौकरी नहीं लगाएंगे। हम कमाने वाले, इस भारत देश में कमाने वाले मर्द थे और घर की व्यवस्था चलाने वाली नारियां होती थी, देवी शक्तियां होती थी और ये समाज बहुत ऊंचा होता था। और आज जो व्यवस्था हो रही है, उस व्यवस्था की जिम्मेवारी हम सब की बनती है कि जो भाई के साथ आप नफरत कर रहे हो वो भाई नफरत के लायक नहीं है। आप अपने भाई के बच्चों को मरता हुआ, तड़पता हुआ, भूख से तड़पता हुआ या गरीबी से तड़पता हुआ देखना चाहते हो? आप में से कोई भी नहीं चाहता, लेकिन इनके कहने से आप इनके पीछे बोलते हो कि आजकल भाई भाई पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन ये सत्य नहीं है। 100% भाई भाई पर भरोसा पड़ा है आत्मा से है। लेकिन इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है ताकि आप गुमराह होकर के अपनी पूरी बर्बादी अपने हाथों से लिखते रहो। ऐसा ना हो कि उनके जुम्मे लगो। मेरे सुनने वाले सभी दर्शक साथियों, मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार पर भरोसा रखो, अपने गांव पर भरोसा रखो, अपने देश पर भरोसा रखो। आपको, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए जय हिंद जय भारत। हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरा वीडियो सुनने वाले हर साथी के, हर भाई के हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाना ताकि उनके घरों में अपार खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि और धन दौलत आए। जय हिंद जय भारत।